डबल एंट्री सिस्टम ये जो चैप्टर है, इसमें अभी तक आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है, आपको इससे संबंधित कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो सबसे पहले कर लीजिए। और अफसोस इसी बात का है कि जो बच्चे लेट एडमिशन जिनका हुआ है, वो आज भी नहीं जुड़े हैं और वो हमेशा लेट ही रहने वाले हैं। जो बच्चे सीरियसली क्लासेस ले रहे थे, आज भी वही नजर आ रहे हैं, तो उनका क्या होगा ये वही तय करेंगे, क्योंकि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं ही होते हैं। खैर, आप सभी लोग जुड़ गए हैं, इसलिए आप सबका स्वागत है। चैप्टर 4 में अब तक जो कुछ भी डिस्कस किया गया है, उसमें मुख्यतः सबसे पहले खातों के 3 प्रकार हैं। जो हमारा परंपरागत अकाउंटेंट्स जो विद्वान हैं, उनका मानना है 3 प्रकार के खाते हैं। कौन कौन से? पहला खाता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल, इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स भी हैं, उन रूल्स को आपको आना चाहिए, मुझे लगता है आता होगा। तो जो भी रूल्स हैं पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट के, वो रूल्स दोहरा लेते हैं। कौन सुना सकता है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल? सर, डेबिट द रिसीवर एंड द क्रेडिट द गिवर। प्रतिष्ठा, आप अपना माइक ऑफ करो जरा, आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है। प्रतिष्ठा, जस्ट अ मिनट बताइए, आप अपना हेडफोन एक बार दोबारा निकाल करके फिर से लगाइए अपने मोबाइल में, शायद वो सही से कनेक्ट नहीं, इसलिए वो आवाज कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिताली कंटिन्यू करेंगे, पर्सनल से फिर से बताइएगा। पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट all expenses and losses and credit all gains and profits. All gains, profits and revenues are credited. रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा जो बता सकता है? सर, प्रॉफिट। अच्छा, आप अपना हेडफोन निकाल दीजिए। उसे आगम कहते हैं। एक सेकेंड, प्रतिष्ठा हेडफोन निकाल दीजिए, वो कुछ आवाज कर रहा है। और उसके बाद आप अपना माइक ऑन करिए, देखें नॉर्मल है क्या? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो आप बगैर उसके करिए। अगर बैकग्राउंड में शोर होने लगे तो आप बीच में माइक अपनी ऑफ कर लीजिए। वैसे जब आपको बोलना रहेगा तो बोलेंगे, इसकी भी टेंशन मत करिए कि शोर होगा कि नहीं होगा, लेकिन हेडफोन निकाल करके करिए, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो तीनों प्रकार के रूल हम लोगों ने अभी रिवाइज कर लिए। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड और रियल अकाउंट से रिलेटेड। मैंने लास्ट में पूछा था कि रेवेन्यू क्या है, तो रेवेन्यू के लिए किसी ने बोला था प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट रेवेन्यू होता है क्या? ये बात सही है या गलत है? गलत है। सर, गलत है। प्रॉफिट होने पर पूंजी बढ़ती वृद्धि होती है, उसे आगम कहते हैं। प्रॉफिट जो है वह साल के आखिर में हमें पता चलता है, या किसी भी ड्यूरेशन के आखिर में, जब हम ये देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कितने हैं। इनकम और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट कहलाता है मुख्यतः। ठीक है। गेन का तात्पर्य यह होता है कि जैसे कोई चीज हमने 1 लाख की खरीदी थी और हमने उसे बेची, कोई भी चीज, वो संपत्ति भी हो सकती है और वह माल भी हो सकता है जिसमें हम डेली बिजनेस कर रहे हैं, वह भी हो सकता है। किसी भी चीज को कम लागत पे खरीद करके अगर हम उसे ज्यादा कीमत पर बेचते हैं तो जो डिफरेंस होता है वो लाभ कहलाता है। आप लोगों ने 6, 7, 8 से भी इस चीज को पढ़ा होगा। लाभ हानि के चैप्टर मैथ में आपने पढ़ रखे होंगे, जो खासतौर से मैथ के बच्चे हैं। मिताली इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी 10th तक तो मैथ आप में से ज्यादातर लोगों ने ली होगी। कक्षा 8 तक तो मैथ सभी के पास है। लाभ हानि के चैप्टर आप पढ़ते हैं ना कि क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो लाभ क्या है? मतलब हमारी जो आय हो रही है उसमें से हम अगर व्यय घटा देते हैं तो लाभ आ जाता है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो विक्रय मूल्य होता है, वही आपका रेवेन्यू होता है। इसको हम सेल्स प्रोसीड भी बोलते हैं या विक्रय आगम। सेल्स प्रोसीड, विक्रय आगम भी बोलेंगे या रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो सभी प्रॉफिट्स को, गेन्स को, इनकम्स को और रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं। ये जो रूल्स हैं, अगर ये तीनों रूल्स सभी बच्चों को आते हैं तो जर्नल एंट्री करने में आपको निश्चित रूप से कोई समस्या ही नहीं आनी है।
आप अपने आप चलते चले जाएंगे और एंट्रीज होती चली जाएंगी। बस खाली शुरुआती लेवल में जब आप अभी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, आपने पदार्पण किया है लेखा शास्त्र के घर में, तो यहाँ पर आपको कुछ इस घर के एटिकेट्स सीखने हैं। एटिकेट्स का मतलब होता है कि डूज और डोंट्स, कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि जनरलाइजिंग के जो 3 स्टेप्स थे, उन तीनों स्टेप्स से होकर ही गुजरना है। उसे आप कॉपी पे लिखें जैसे पहली एंट्रीज में किया था, इसकी अनिवार्यता नहीं है। ये तो बिगिनर्स के लिए है कि अगर आप शुरुआत में अगर आप मान लिया कोई चीज ड्रा करते हैं तो आप पहले उसका फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है, कि आंखें बनानी होता है ना, कि इस तरह की लाइनें खींच लेते हैं और फिर बाद में वो लाइनें मिटाई जाती हैं। जो चित्रकला जानते हैं थोड़ा बहुत, उनके लिए ये बात बताया मैंने। शुरुआती में जो बिगिनर्स होते हैं वो हर क्वेश्चन में फार्मूला उतारते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद में गिवन लिखते हैं, फिर सवाल लगाते हैं, बाद में फार्मूला उतारे बिना ही सवाल हम लगाते चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो शुरुआत है अभी। शुरुआत में पहली एंट्री में तो आपने बाकायदा 3 स्टेप पूरे लिखे हैं, मैंने जैसे कि एक्सप्लेन किया था वैसे आपने भी किया। लेकिन अब आपको वो लिखना नहीं है, हर एंट्री में तीनों स्टेप को लिखना नहीं है, लेकिन दिमाग में प्रोसेस वही चलनी है। जैसे पहले स्टेप में कोई सौदा हमारे सामने आया, मान लेते हैं सौदा है कि 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो पहला स्टेप में हम विचार करते हैं कि कौन कौन से 2 खाते इस सौदे में शामिल हैं। ठीक, तो कौन कौन से 2 खाते फर्नीचर खरीदा 10,000 का इसमें शामिल होंगे, बताएंगे? फर्नीचर का कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है, ये 2 खाते शामिल हैं। अब फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि खातों के 3 प्रकारों में से एक कौन सा प्रकार है? जब हम बोलते हैं कि किस कैटेगरी में, माने किस प्रकार का खाता है ये, है ना? तो किस प्रकार का खाता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है क्या कोई इसमें से? कैश या फर्नीचर कोई नहीं? क्यों है? अच्छा, रियल अकाउंट दोनों हैं, सही है, लेकिन दोनों रियल अकाउंट क्यों है, कैसे हम मानेंगे, पहचान क्या है रियल अकाउंट? संपत्ति है ना, इस वजह से। दोनों संपत्ति है। शताक्षी और मिताली के अलावा कोई बोले, स्वीटी के अलावा, दोनों संपत्ति के अलावा, प्रतिष्ठा के भी अलावा, बाकी जो बचे हैं, नंदिनी, दिव्या, आस्था एंड सिमरन। यस सर, क्योंकि ये कैश है। क्योंकि ये कैश है और क्योंकि कैश जो है वह संपत्ति होती है, इसलिए रियल अकाउंट, ठीक है ना? संपत्ति होना, रियल अकाउंट होना होता है 3 संपत्तियों को छोड़कर। वो 3 संपत्तियां कौन कौन सी हैं जो छूट जाती हैं, असेट्स होने के बावजूद रियल नहीं होती? बताएंगे, कौन बताएगा? नंदिनी, दिव्या, आस्था एंड सिमरन आल्सो, इफ यू कैन एक्सप्लेन 3 items of assets which are not considered as real account. They are categorized into personal accounts. चलिए बाकी बच्चे, स्वीटी, शताक्षी। लेनदार इनकम, अनुपार्जित आय। नहीं, आप लोग उल्टा बता गए, समझ लीजिए। उपार्जित आय यानी एक्रूड इनकम, ठीक है, इसे अर्नड इनकम भी बोलते हैं, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड भी बोल सकते हो, या एक्रूड इनकम। एक सिंगल वर्ड एक्रूड इनकम आता है, उपार्जित आय, या इसे अर्जित आय भी हम बोलते हैं। अर्जित आय, उपार्जित आय हिंदी में एक ही बात है। अंग्रेजी में हम चाहे इसे एक्रूड इनकम बोले, ACCRUED, एक्रूड, चाहे हम इसे इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, मतलब अभी हमें मिला नहीं, कमा लिया मिला नहीं, ये संपत्ति है। लेकिन जो अनुपार्जित आय वो तो दायित्व है आपके ऊपर, तो वो संपत्ति है ही नहीं, उसके हम उस पर विचार ही नहीं करेंगे। हम तो बात कर रहे हैं संपत्तियां जो रियल नहीं है। तो संपत्तियों में एक तो आपने एक्रूड इनकम जाना, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय होते हैं, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम सभी लोग परिचित हैं, डेटर। शताक्षी माइक ऑन करनी होती है। डेटर्स, देनदार, ठीक है। तो देनदार जो होते हैं वह भी ऐसे हैं जो कि हैं तो संपत्ति, लेकिन वह व्यक्तिगत खातों में आते हैं। वो तो व्यक्ति होते ही है देनदार, चाहे कोई जन्मने मरने वाला व्यक्ति हो, रामश्याम, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संस्था है, कोई कंपनी है, ABC लिमिटेड है, या कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है।
तो अभी तक आप लोगों ने इतनी बात जान ली यहाँ पर कि खातों के प्रकार होते हैं 3, उनसे रिलेटेड कुछ नियम हैं। हमने एक एंट्री ली थी, फर्नीचर खरीदा 10,000 का, तो उसमें हमने पहचान की थी कि 2 खाते शामिल हैं, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा फर्नीचर अकाउंट। हमने ये भी जान लिया कि ये रियल अकाउंट है दोनों, ठीक। अब हमें ये जानना है सेकेंड स्टेप में। पहले में हमने जाना कि कौन से 2 खाते शामिल हैं, दूसरे स्टेप में हमने जाना कि इनकी कैटेगरी क्या है, और तीसरे स्टेप में हम इन अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड रूल्स क्या है। तो रियल अकाउंट का रूल अभी आप लोग बता रहे थे, वो रूल सिमरन को बताना है। सिमरन बताएंगी रियल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है। तो समझ में नहीं आया। रियल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है, मतलब जैसे होता है ना पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। सिमिलरली रियल अकाउंट में एक रूल है ऐसे ही कि किसे डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे। तो कैन यू टेल मी सिमरन। सर में कैश होता है सर, उसी को। मे बी सम नेटवर्क इशू, सिमरन शायद कुछ नेटवर्क इशू है, तो अभी ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। एक बार फिर से बता सकते हैं सिमरन, अभी आप दिखने लगे हैं। यस, रिचा श्रीवास्तव जुड़ी हुई है हमारे साथ। कैमरा ऑन करेंगे रिचा और बताएंगे कि रियल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट क्रेडिट का। देखिए निष्क्रिय मत होइए क्लास में, अगर आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए तो फिर बहुत नुकसान है आपका। जो आप सीख सकते हैं कम से कम उसका नुकसान तो है ही, ठीक है। कैमरा ऑन रखें हमेशा, और नहीं बता पाना कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी सवाल नहीं समझ में आता, कभी कभी नेटवर्क नहीं साथ देते, तो सारे इशू हैं। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या था, नहीं आता है तो स्पष्ट रूप से कहें कि नहीं आता, अगर आता है तो बताएं। रिचा जल्दी करें, टाइम सबका कीमती है, खराब ना करें। रिचा आपका कैमरा अभी ऑन हुआ था और माइक ऑन करिए और बताइए हाँ या ना, कुछ बोलिए जल्दी से, आपके लिए सबका टाइम खराब हो रहा है। आर यू रेडी सर टू। मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है थोड़ा, तुमने अभी माइक सर ऑन बार किया, बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी आवाज हमें आ रही है। बताओ रियल अकाउंट का रूल क्या है, आता है या नहीं आता। चलो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सारे बच्चे जानते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट करेंगे सिमरन, और जो जाता है उसे क्रेडिट करेंगे। सो फर्नीचर, अब हम रूल लगा देंगे, फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम इन रूल्स के जरिए केवल ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा खाता कौन से खाते शामिल हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, और उनमें से कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। अब हम इसे जब डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो कैसे करेंगे ये भी हमें जानना होगा। तो इसके लिए जनरल का फॉर्मेट था, आपको बताया गया था, वो फॉर्मेट पे आइए हम चलते हैं जल्दी से, और उस फॉर्मेट के जरिए हम कुछ चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको जनरल का एक फॉर्मेट बताया गया था कि ये एक फॉर्मेट होता है, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, शायद आपको दिख पा रही होगी। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये दिया गया है। इन्हीं 5 कॉलम में हम जनरल एंट्री करते हैं। एंट्री कैसे करते हैं अगर ये समझना है तो उसके लिए हम सीधे सीधे नीचे आते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए। जैसे अभी 5,000 का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि 10,000 का फर्नीचर खरीदा, यहाँ 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा दिया गया है, तो इसमें बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के आप देख सकते हैं कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री की गई है। इसके साथ साथ हमें नरेशन भी लिखना होता है, हम उसे कैसे लिखते हैं ये हम जानेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, और बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स अभी बाकी भी हैं जो अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किए हैं। तो मुझे ये बताइए बच्चों की जो जो ट्रांजेक्शन्स मैं अभी दिखाता जाऊं, अगर आपको लगता है कि आपको सबको आता है तो ठीक है हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप पूछते चलेंगे। जैसे पहला ट्रांजेक्शन है 10,000 से व्यापार किया, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी प्रोसेस क्लियर है, इसके प्रोसेस आप सभी को
पूंजी आ रही है कैश के रूप में आ रही, तो दो खाते नहीं है। ये आपने जो बोला नहीं पाए, फिर से रिपीट करें। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सच में आवाज नहीं आ रही? बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। सर आ रही है। सिमरन आप ऐसा कर सकते हो, आप जहाँ बैठे हो वहां से आप प्लेस थोड़ा सा अगर चेंज कर सको, कहीं बाहर बैठ सकते हो, अगर हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो ऐसे में आप थोड़ा सा प्लेस चेंज करेंगे तो सही हो जाएगा, आवाज आने लगेगी। हम बात कर रहे हैं पहली एंट्री की, सभी को क्लियर है प्रोसेस क्या है? दो खाते कौन कौन से शामिल हैं? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जाहिर सी बात है कैपिटल आ रही है तो वो शामिल है और कैश के रूप में आ रही है ना? कैश आ रहा है कैपिटल के रूप में आ रहा है, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर जो एंट्री करने वाले हैं दोनों, यहाँ पर कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, इट इज कमिंग इन, इट इज टू बी डेबिटेड। कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट रिप्रेजेंट्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, इट रिप्रेजेंट्स द बिजनेस पर्सन। ओके, तो बिजनेस पर्सन यहाँ पर वो कैश देने वाला है, ही इज क्रेडिटेड इन द कैपेसिटी ऑफ गिवर। ओके, वो देने वाला है, देने वाले के तौर पर उसे हमने कर दिया है क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री यहाँ पर होगी। उसके बाद में दूसरी एंट्री है 1000 रुपए का नकद माल खरीदा। क्या ये सभी को समझ में आता है? मैंने गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की जगह, गुड्स अकाउंट की जगह कुछ और खाता बताया था, कौन बताएगा? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलो, गुड्स के 5 कैटेगरीज थे, एक तो परचेज अकाउंट बता दिया, शताक्षी के अलावा कोई और बच्चा बताएगा 4 बाकी कैटेगरीज कौन है गुड्स की? गुड्स के 5 टाइप थे, एक तो परचेज हो गया, बाकी के? सर सेल्स अकाउंट, रिटर्न अकाउंट, रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक। आज हमें लग रहा है हेडफोन वाले बच्चे जो है उनसे समस्या आ रही है ना? तो स्वीटी आप भी चाहे तो हेडफोन हटा सकते हैं, क्योंकि आप अभी जब बोल रहे हैं तो कुछ आवाज गूंज रही है। यही प्रतिष्ठा में था पहले, देख लीजिए, हेडफोन निकाल कर एक बार बोल के। चलो, ये वाला आप समझ गए कि गुड्स के 5 प्रकार होते हैं, और हमने यहाँ पर चूंकि क्रय किया है तो क्रय खाता यानी परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। कैश जा रहा है यूजुअली, इट इज क्रेडिटेड हियर, ठीक है? पा का ट्रांजेक्शन है, पा से 2000 रुपए का माल खरीदा है। मैंने आपको बोला था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए किसी भी खरीदने और बेचने के ट्रांजेक्शन में, तो हम उसे मानेंगे उधार ट्रांजेक्शन। और उधार का मतलब है कि उसमें कैश शामिल नहीं होगा। तो कैश नहीं शामिल होगा तो शामिल कौन होगा? वह व्यक्ति जो खरीद रहा है या बेच रहा है। यहाँ पर बा हमें बेच रहा है, हम उससे खरीद रहे हैं। तो जब वो हमें बेच रहा है और हम उससे उधार खरीद रहे हैं, तो ही इज द गिवर ऑफ द वैल्यू, ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स, है ना? वो हमें गुड्स दे रहा है और अभी उसे मिल कुछ नहीं रहा, तो वो गिवर हो गया। गिवर की कैपेसिटी में भी यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट। और जाहिर सी बात है खरीदा है तो परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स की जगह परचेज अकाउंट लिखेंगे डेबिट में। क्या ये बात समझ में आ रही है? डेबिट क्रेडिट अभी केवल समझिए, आगे कैसे लिखेंगे 2000 ये सब की टेंशन मत लीजिए। कौन सा खाता डेबिट और कौन सा खाता क्रेडिट होगा ये खाली जान लीजिए जल्दी से। 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा, हम इसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 5वां ट्रांजेक्शन है, इंडिया लिमिटेड से 5000 रुपए मूल्य की मशीन खरीदी है। मशीन एक संपत्ति है और इंडिया लिमिटेड से खरीदी है, इससे ये पता चलता है कि ये ट्रांजेक्शन नकद है या उधार? उधार है सर। उधार, स्पष्ट रूप से उधार है, क्योंकि नाम दिया गया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नाम अगर दिया गया हो और फिर भी ये कह दिया गया हो कि इंडिया लिमिटेड से 5000 रुपए की मशीनरी नकद खरीदी, तो नकद ही मानेंगे। नकद स्पेशली कह दिया गया तो नाम दिया हो या ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उधार खरीदा स्पेशली दिया गया हो तो नाम दिया हो या ना दिया हो फर्क नहीं पड़ता। उधार दिया है, ऐसे मान लिया कह दें 5000 रुपए की मशीन उधार खरीदी, तो फिर तो उधार खरीदी ही है। नाम नहीं दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर, हमें नाम नहीं पता, तो वह व्यक्ति हमारा सप्लायर हो गया या सेलर हो गया या वेंडर उसे कहा जाता है। वेंडर बोलते हैं जो व्यक्ति हमें माल बेचता है। आपने एक शब्द सुना होगा स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर का मतलब जो गली गली आकर के माल बेचते हैं, कोई गुड्स बेचते हैं, उसे उन्हें स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं। वेंडर का मतलब विक्रेता होता है, ठीक है? तो अगर मान लिया खाली ये लिखा होता कि 5000 रुपए मूल्य की मशीन खरीदी उधार, तो ऐसे केस में आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स पर्सनल अकाउंट। चाहे तो कहीं नोट कर सकते हैं। इफ नेम इज नॉट गिवन एक्सप्रेसिवली
देन क्या करेंगे, इंडिया लिमिटेड की जगह लिखा जाएगा वेंडर्स पर्सनल अकाउंट। वी डोंट नो द नेम ऑफ द वेंडर, तो हम उसका नाम ना लिख करके वही लिख देंगे वेंडर्स पर्सनल अकाउंट। भाई पर्सनल अकाउंट में उसका नाम ही तो लिखता है ना। और अगर नाम दिया गया है तो क्या लिखेंगे, इंडिया लिमिटेड। अच्छा, मशीनरी खाता डेबिट क्यों किया गया है, जल्दी से बोलिए। मशीनरी खाता डेबिट क्यों किया गया है, इतना टाइम लोगे? क्योंकि सर, सर सर, हमारे पास आई है तो डेबिट अब एक है, लेकिन हमें लग रहा है आप सही बोल रहे हैं, मशीन आ रही है इसलिए डेबिट हो रही है ना। ओके, 6 पॉइंट, 2000 रुपए का माल बालाजी लेमिनेट्स को बेचा, तो ये क्या होना चाहिए बताइए। मैं इसे छिपा रहा हूं, एंट्री बताइए। बेचा है किसी को, बालाजी लेमिनेट्स को बेचा है, इट मींस ये सेल्स हो रहा है, सेल्स अकाउंट शामिल है, और बालाजी को बेचा है मतलब उधार है, तो बालाजी का खाता, बालाजी का व्यक्तिगत खाता शामिल होगा। अब बताइए कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। बालाजी किस तरह का खाता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नाम है बालाजी, व्यक्ति है ना, पर्सनल नॉमिनल। तो डेबिट होगा। बालाजी यहाँ पर पा रहे होंगे क्योंकि आपने इन्हें माल बेचा है, तो ये डेबिट हो जाएंगे। और सेल्स क्रेडिट होता है, लिख लो कहीं, देयर इज नो सिचुएशन वेयर सेल्स अकाउंट कैन बी डेबिटेड, है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा अगर विक्रय हो रहा है। हो जाएगा, बात क्लियर है। देख लीजिए, बालाजी लेमिनेट्स डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। चलो, इंडिया लिमिटेड को 2000 का नकद भुगतान किया, इसकी एंट्री इन्होंने दी नहीं है। ये लोग आपको मान चुके हैं कि आपको समझ में आ गया है, तो आप बताइए कि क्या सच में आ गया। अब इसमें प्रतिष्ठा वर्मा को बताना है, एंट्री क्या होगी, 7th पॉइंट। यस सर। 7th पॉइंट की एंट्री बतानी है प्रतिष्ठा वर्मा को, बता सकते हैं क्या। इंडिया लिमिटेड को 2000 का नकद भुगतान किया। चलिए हम सीखते हैं साथ साथ कि कैसे एंट्री बनाते हैं। इंडिया लिमिटेड को 2000 का नकद भुगतान किया है, कौन से दो खाते शामिल होंगे, एक तो भुगतान किया तो पैसा जा रहा होगा तो कैश अकाउंट शामिल है ना, और दूसरा इंडिया लिमिटेड को दिया है तो ये इंडिया लिमिटेड पर्सन के तौर पे ये शामिल है, ये एक पर्सनल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है प्रतिष्ठा? यस सर। रियल अकाउंट का नियम क्या होता है डेबिट क्रेडिट का? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश यहाँ पर जा रहा है, जब आप भुगतान करेंगे तो कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? यस, कैश क्रेडिट अकाउंट करेंगे। को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे, बढ़िया। इंडिया लिमिटेड पर्सन है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड नियम क्या था? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड द क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, वेरी गुड। तो इंडिया लिमिटेड यहाँ रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर। रिसीवर, बिकॉज ही इज गेटिंग, हम भुगतान कर रहे हैं ना तो वो रिसीव कर रहे हैं, तो एज रिसीवर इंडिया लिमिटेड को हम करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, इंडिया लिमिटेड डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। एंट्री क्लियर हो गई ना। अब एक बार पूरी एंट्री बोल देंगे प्रतिष्ठा, क्या बनी एंट्री? सर यही वाली? हाँ यही वाली बोल दीजिए, सबको बता दीजिए। इंडिया लिमिटेड टू कैश अकाउंट। हाँ, इंडिया लिमिटेड डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एकदम क्लियर हो गया। चलो अगली वाली एंट्री जो है, पहले देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। नकद माल बेचा, सही सही बताइएगा, यहाँ गुड्स लिखा हुआ है, आपको कुछ और लिखना है। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट टू सेल्स इतना अकाउंट। जल्दी नहीं है सताक्षी, लेकिन बताया आपने सबसे अच्छे से और सबसे जल्दी बताया, वेरी गुड। देखो यहाँ पर ऐसा कोई बहुत कंपटीशन नहीं कि पहले बजर कौन बजाएगा वही जीतेगा, लेकिन हाँ कोशिश करिए कि जल्दी बताइए। तो सताक्षी की ये कोशिश बड़ी अच्छी लगी मुझे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन, एंड कहेंगे वेल प्लेड। चलिए 9th पॉइंट, 3000 रुपए बैंक में जमा किए। देखिए बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश सताक्षी ने सबसे पहले बताया है। सताक्षी का अब सताक्षी के ऊपर ये जिम्मेदारी कि वो सबको सिखा दें कि इन्होंने
कैसे जाना कि इसमें बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। 3 स्टेप्स हैं और कुछ नहीं सिखाना है। पहला स्टेप में खातों की पहचान करना, फिर उनकी कैटेगरी को पहचानना, और फिर ये देखना कि कौन पा रहा है कौन जा रहा है। समझ गए ना? जी, जी। तो बताओ कैसे किया डेबिट जैसे क्रेडिट? पहले बैंक को जमा कर रहे हैं तो कैश अकाउंट हो जाएगा और एक बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक। और दूसरा स्टेप कैश अकाउंट रियल अकाउंट में आ जाएगा। और बैंक तो अकाउंट? हाँ ठीक है, वो भी कंटिन्यू करो, अपने हिसाब से कंटिन्यू करो। कैश अकाउंट रियल अकाउंट में आ गया, देन इट इज गोइंग आउट, इसे क्रेडिट हाँ, कर दिया। और बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट को जमा कर रहे हैं तो उसके पास धन जा रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। बैंक यहाँ पर्सन हो गया, ठीक है। वैसे बैंक अकाउंट भी आपका असेट होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन असेट से ज्यादा बैंक एक पर्सन है, क्योंकि बैंक इज अ इंस्टीट्यूट, बैंक इज अ फर्म, और अल्टीमेटली एज अ फर्म इट इज अ लीगल पर्सन। तो लीगल पर्सन के तौर पे हम इसे रिसीवर के तौर पे डेबिट करेंगे। तो एंट्री बिल्कुल सही थी, एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया हो गया। पॉइंट नंबर 10, 500 रुपए वेतन के दिए, इसे कौन? सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट। 500 रुपए वेतन के दिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों किया हमने सैलरी खाता डेबिट, मिताली? सर सैलरी अकाउंट नॉमिनल में आता है और नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस और यूजेस होता है, तो हमने वेतन दिया है तो वो डेबिट हो जाएगा। और कैश कैश? रियल में आता है तो क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो कैश जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। वेरी गुड। बैंक से ऋण के रूप में आपने 5000 प्राप्त किए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट एंट्री की गई है। अगर ये एंट्री ना यहाँ दिखे तो ये एंट्री यही होनी चाहिए थी। क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया है, आस्था बता सकते हो क्या? बैंक से ऋण जब हम लेते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया गया है? देखिए, जितना भी आए सीखने में उतना बोलिए, संकोच ना करिए। ये मत सोचिए कि हम एकदम परफेक्ट हों, हम बिल्कुल सही सही डेफिनेशन देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कुछ भी बोलिए, जितना भी आपके दिमाग में आए, उससे ये होगा कि आपके दिमाग में कितना है ये हम जान जाएंगे, और जो नहीं है वो आपके दिमाग में भरने की कोशिश करेंगे, बताएंगे आगे। तो बताएंगे कि कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ। क्योंकि वो 5,000 से लोन लिया है बैंक से। जब आपने लोन लिया है बैंक से तो लोन कैश के रूप में ही तो मिलेगा, कैश आएगा बिल्कुल में, और इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है। और बैंक लोन जो है यहाँ पर एक की है आपके ऊपर, और लाइबिलिटी, ये आपको लाइबिलिटीज के बारे में आपने पढ़ा था कि लाइबिलिटी जब कभी भी क्रिएट होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं हमेशा। अगर आप लाइबिलिटी के तौर पे ये दिया कि बैंक लोन एक लाइबिलिटी है, अगर आप ये नियम ना लगाना चाहें तो आप यहाँ पर जो नियम लगा लीजिए वो ये लगा लीजिए कि बैंक लोन आपको बैंक देने वाला है, तो बैंक जो है वो गिवर हो गया। और बैंक से जब हम ऋण लेते हैं तो हम बैंक अकाउंट ना लिख करके बैंक लोन अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मान लीजिए। ठीक है, लेकिन है तो ये पर्सन ही, और पर्सन गिवर के तौर पे क्रेडिट होता है हमेशा। तो कैश अकाउंट है तो आप ट्रेडिशनल जो है सिस्टम लगाइए। आस्था माइक ऑफ कर, चाहे तो आप ट्रेडिशनल नियम लगाइए डेबिट क्रेडिट का, चाहे परंपरागत वाला लगा, चाहे आप मॉडर्न लगा लीजिए, माफ कीजिएगा। मॉडर्न में 5 प्रकार के खाते आपको बताए गए थे: संपत्ति, दायित्व, पूंजी, इसके अलावा आय और व्यय। 5 खाते हो गए। एक तो संपत्ति है, दूसरा दायित्व है, तीसरा पूंजी है, और जो 2 बचते हैं वो एक है आय और एक है व्यय। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, संपत्ति और व्यय ये एक नेचर के हैं। संपत्ति और व्यय एक नेचर के हैं, ये हमेशा बढ़ने पर डेबिट होते हैं और घटने पर क्रेडिट होते हैं। इसके बाद में 3 बचते हैं, आय बचती है, दायित्व बचते हैं, लायबिलिटीज, और कैपिटल बचती है, पूंजी बचती है। इन तीनों का एक नेचर है, ये बढ़ने पर क्रेडिट होते हैं और घटने पर हमेशा डेबिट होते हैं। अब जैसे बैंक लोन आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो ये बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आप इसे बढ़ने वाला नियम लगा दीजिए, इसे कर दीजिए क्रेडिट। 200 रुपए ब्याज प्राप्त किया है, इसमें ब्याज आपके लिए क्या है, ये 5 कैटेगरीज को अब हम अप्लाई करेंगे। मॉडर्न वाला रूल लगाएंगे, अब मॉडर्न वाला सीखेंगे। ठीक है, पुराना वाला पर्सनल, नॉमिनल, रियल हम भूल करके नया वाला लगाएंगे जो अभी आपने सीखा।
ब्याज आपने प्राप्त किया है, तो इसमें ब्याज प्राप्त किया, ब्याज क्या है? 5 कैटेगरी में, आय है, संपत्ति है, व्यय है, पूंजी है, या दायित्व है। क्या है ब्याज? कौन बताएगा? ब्याज बड़ा क्लियर है, इनकम है हमारी, आय है ना। और आय के बारे में अभी आपने जाना, जब ये इंट्रोड्यूस होगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। सिंपल से नियम है, 2 नियम है कह लीजिए खाली। एक तो आप कैटेगरी कर लीजिए, आय की, पूंजी की और दायित्वों की एक कैटेगरी है, ये बढ़ने पर क्रेडिट होते हैं, घटने पर डेबिट होता है। और पूंजी और संपत्तियां जो है, इनका नेचर, स्वभाव इनका डेबिट का होता है। ये बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। बड़ा सिंपल है। तो अब जैसे आपने आय प्राप्त किया, तो एक तो आपको ब्याज इनकम मिल रही है और दूसरा कैश भी तो मिल रहा है। तो कैश क्या हो गया? संपत्ति हो गया। संपत्ति बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसे क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस जी सर। सर। ठीक है। बच्चे जो खामोश खामोश वाले बच्चे हैं, वो थोड़ा सा बोलेंगे, हमें पता है घर पे आप लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन क्लास में आप चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं कि आपको लगता है कि कहीं हम कुछ गलत ना बोल जाएं। तो गलती खूब कीजिए, गलती काम करने में करना चाहिए। जब आप गलती करेंगे तो कोई जो आपका सीनियर होगा वो आपको टोकेगा कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करता है। तो उसका टोकना आप बड़ा अच्छा मानिए, एंजॉय कीजिए। अगर डांट भी दे तो भी मानिए कि आपको सिखाने के लिए। जैसे आप घर पे कोई काम करेंगे ना, तब आपकी मम्मी, आपकी बड़ी बहन आपको टोकेंगी, ठीक है, तो हो सकता है डांटे भी, तो आप उससे सीखेंगे ना उस काम को। और अगर आपने गलती ही नहीं करी तो क्या आप सीख पाएंगे? नहीं सीख सकेंगे। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ बोलिए। जैसे कहा जाता है तो शताक्षी या मिताली या स्वीटी या कुछ और बच्चे जो बीच बीच में कभी कभी बोलते हैं, दिव्या बोलती हैं, आस्था बोलती हैं, बोलते सभी हैं, सिमरन अभी बोल रही थी, कुछ इशू था नेटवर्क का। लेकिन पहले बोलने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल परफेक्ट आप नहीं है, आप ज्ञाता नहीं है हर चीज के कि ये हम आपसे उम्मीद करें कि आप बिल्कुल सही सही बताएंगे। आप कुछ भी बोलिए जो आपको समझ में आता हो अपनी समझ के अनुसार, उससे हमें आपके बारे में आइडिया लगता रहेगा कि हमें क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। कभी कभी जब आप नहीं बोलते हैं तो हम वो भी एक्सप्लेन करते हैं जो आपको पहले से आता है ना। तो जब आप चुप रहते हैं तो कभी कभी ये लगता है क्या पता ये भी ना आता हो, तो चलो ये भी बता दो, तो उसमें टाइम आपका खराब होता है। तो प्लीज बोलेंगे। हमने बात की है कि ब्याज प्राप्त किया है तो कैश, ये आपके लिए संपत्ति है, संपत्ति आ रही है, बढ़ रही है, तो इसे हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट आय है, आय जब बढ़ती है, इंट्रोड्यूस होती है, जब मतलब पहली बार जब आती है तो बढ़ ही रही होती है, तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट इसलिए किया गया क्योंकि कैश संपत्ति है और संपत्ति बढ़ रही है, डेबिट हुई है। इंटरेस्ट आय है, आय बढ़ रही है, क्रेडिट हुई है। बात क्लियर है? यस सर। चलिए 13 पॉइंट, 200 मूल्य का माल फर्म के मालिक द्वारा निजी प्रयोग के लिए लिया गया। ये ट्रांजैक्शन थोड़ा सा समझ लीजिए, किसी को आता हो तो बताए पहले। जब भी माल का स्वामी अगर निजी प्रयोग के लिए कोई पैसा ले लेता है या माल भी ले ले या कोई भी संपत्ति यहाँ तक के ले ले निजी प्रयोग के लिए, तो पहली बात जान लीजिए कि वो ले रहा है बिजनेस से माल, ले रहा हो या गुड्स ले रहा हो या कैश ले रहा हो या कोई संपत्ति ले रहा हो, दोनों केसेस में इसे ड्राइंग्स कहा जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? जी यस सर। सर। तो चलिए थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। अगर कोई संपत्ति ले रहा है तो उसे ड्राइंग्स ना बोल करके उसे हम कैपिटल में ही कमी कर देते हैं, उसे बाद में समझा देंगे। अभी आप केवल इतना जानिए कि अगर कोई माल ले रहा है जो जिसमें हम बिजनेस करते हैं, वो कमोडिटी माल कहलाती है, गुड्स कहलाती है, या कैश ले रहा है अपने निजी उपयोग के लिए ले रहा है, तो इसको हम ड्राइंग्स अकाउंट बोलेंगे, आहरण खाता बोलेंगे। ये बात क्लियर है? दूसरी बात यह है कि अगर वो कैश ले रहा है तो जाहिर सी बात है कैश अकाउंट जा रहा होगा, तो टू कैश अकाउंट होगा। अगर माल ले रहे हैं तो परचेज अकाउंट जो है वह क्रेडिट किया जाएगा, इसे कहीं लिख लीजिए। अगर व्यापारी निजी उपयोग के लिए माल ले लेगा तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पर जो यहाँ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, क्योंकि वो क्रय जो हम विक्रय के लिए ले रहे थे उसमें से जो व्यापारी ने ले लिया वो क्रय हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसे हम उतने से कम कर देंगे। क्रय जब हम करते हैं तो उसे डेबिट करते हैं, अगर हमें उसे ही कम करना हो तो उसे उतने से क्रेडिट कर दीजिए। तो हम मानेंगे कि जैसे 10,000 का क्रय किया गया था और 1,000 का माल व्यापारी ले गया, तो मानेंगे कि बिजनेस के लिए या बिजनेस पर्पज से जो परचेज हुई वो केवल 9,000 की हुई। तो 10,000 से आपने जब क्रय किया था तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था। 1,000 का माल जब व्यापारी ले गया तो आपने ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस किया, तो माल डेबिट
परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था पहले 10,000 से, अभी वो क्रेडिट हो गया 1,000 से, तो नेट वो डेबिट रह गया केवल 9,000 का, यानी बिजनेस के लिए जो क्रय रह गई वो केवल 9,000 रह गई। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए हम यहाँ क्रेडिट करते हैं परचेजेज अकाउंट, ना कि सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल तो हो नहीं रही है ना। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसे पहली बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिएगा। किसी को कोई समस्या है इसमें? No, sir. अगर आप मशीन पर डिप्रिसिएशन लगाते हैं, डिप्रिसिएशन एक प्रकार का खर्चा है, साल भर आप मशीन यूज करते हैं तो उस पर कुछ खर्चा होगा ना। तो एक तो आप उसमें जो डीजल वगैरह डालते हैं वो खर्चा होता है, दूसरा जो उसकी कीमत में कमी आती है वह भी एक खर्चा है। खर्चे के तौर पे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। मशीनरी अकाउंट यहाँ पर इस खर्चे से घटेगी, इसकी कीमत 5,000 से कम हो रही है। तो जब कभी भी कोई संपत्ति घटती है तो क्या होती है? क्रेडिट। हम मॉडर्न वाला नियम लगा रहे हैं, संपत्तियां घटती हैं तो क्रेडिट होती हैं। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। 200 रुपए वेतन के अदत्त हैं, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट एंट्री 200 रुपए वेतन के अदत्त हैं। सैलरी है, आपने दिया नहीं है, फिर भी खर्चा तो हो ही गया, तो खर्चे के तौर पे सैलरी को हम करेंगे डेबिट। लेकिन अगर हम दे रहे होते तो टू कैश अकाउंट करते, नहीं दे रहे हैं तो ये हमारे ऊपर दायित्व है, उस व्यक्ति को देना है जिसको हमने नहीं दिया, तो उसको रिप्रेजेंट करता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट हुआ, सैलरी खर्चा है इसीलिए डेबिट हुआ। ये बात क्लियर है? जीएसटी के बारे में हम थ्योरी पहले ही पढ़ चुके हैं। जीएसटी की जो एंट्रीज हैं